What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि नेल्सन मंडेला जी के द्वारा बोली गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये वाली कोटेशन अगर एस्से लिखने के लिए आता है एजुकेशन के बारे में या फिर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग इस कोटेशन को यूज कर सकते हैं। एक लाइन आप लोगों ने और सुनी होगी कई बार कि अगर एक लड़का पढ़ा लिखा होता है तो बस लड़का पढ़ा लिखा होता है, अपने लिए काम करता है, जॉब करता है, वो एक अलग बात है। पर लेकिन अगर एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो ये इसका मतलब ये है कि पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैक्सिमम हमारी कंट्री में जिस तरीके से जो वुमेन होती है मैक्सिमम हाउस वाइफ का काम करती है, हाउस होल्ड का काम करती है। तो उसके चलते अगर वुमेन पढ़ी लिखी है तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में ये बोलने की कोशिश की जाती है कि बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे और घर का जो माहौल होगा वो भी उसी तरीके का होगा वहां पर। तो इसीलिए ज्यादा फोकस किया जाता है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। और आप लोगों को याद भी होगा हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था, जब बच्चों की हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या क्या बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है और आज की डेट में क्या क्या मॉडर्न टाइम पे आप लोग बच्चों को फोकस देकर चल सकते हो, एट प्रेजेंट टाइम के हिसाब से क्या क्या चेंज करना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन आप लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हो। ठीक है, तो याद रखना यहां पर ये एजुकेशन एक ऐसी चीज और सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए इंसान के अंदर का इंसान जगाता है एक तरीके से, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनको अपनी जिंदगी कैसे लेकर चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं कुछ नहीं पता होता है, बस टाइम पास करते रहते हैं। पर लेकिन अगर वो किस ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो कि उनको ढंग से एजुकेट करे, उनको सही डायरेक्शन दे, तो वो अपनी लाइफ को एक ऐसी प्रोडक्टिव लाइफ बना सकते हैं और ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहां पर भी यार हम पहुंच सकते थे क्या। अगर इस माहौल न मिले, जो अच्छे वाला माहौल न मिले, तो उनकी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाए। तो इसलिए एजुकेशन को मोस्ट पावरफुल टूल माना गया है अगर आप लोग रियलिटी में सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। और मुझे हमेशा यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम सर याद आते हैं। वो हमेशा ये बोलते थे कि यंग माइंड के साथ में अपने आप को कनेक्ट करो, क्योंकि जो यंग माइंड है, इनके जो बच्चे हैं वो आगे चल के देश का भविष्य बनने वाले हैं, तो उन्हीं को लेकर चलो। ठीक है, तो इसके चलते उनके द्वारा कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। तो एजुकेशन सबसे बेस्ट तरीका है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए प्रॉपर वे में। और सबसे अच्छी चीज क्या है, इसको बांटने से बढ़ती है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखते हैं कहीं से भी और आप लोगों को लगता है ये अच्छा है और ये सोसाइटी में पहुंचना चाहिए, तो वो चीज जरूर शेयर कीजिए अपने छोटे भाई बहन के साथ में, उनको पढ़ाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग या कोई और बंदा है मोहल्ले पड़ोस में आप लोगों को लगता है यार इसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो ये आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आज का जो आप लोगों का मैं बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये है बसी चैनल, जाकर देखिएगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। सबसे पहले आप लोगों के सामने छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो पता है, पर लेकिन जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, डेली आप लोगों को 2 वीडियो देखने को मिलती है इस चैनल पर। एक तो होती है यहाँ पर नैनो मैगजीन, जिसमें पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस ज्यादा रहता है यहाँ पर, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर कोई भी आप लोग तैयारी करें उसके लिए फायदेमंद है। ये वाला जो है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग जानती हैं ये तो कंप्लीट पैकेज आप लोग का देखने को मिलता है। यहां पर हर तरीके की आप लोग की अंडरस्टैंडिंग सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती हैं। तो दोनों मिलाकर एक कंप्लीट करंट अफेयर का डोज है जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल, काफी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक ओवरव्यू इनका ले लेते हैं, फिर इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में जो खासकर किसान किस तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है, किस एरिया में क्या क्या किस तरीके के पैटर्न में एग्रीकल्चर की जा रही है और किस तरीके से आज के टाइम में हमारी कंट्री में जो खाने का पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि किसानों को मेन प्रॉब्लम क्या है, वो एक अंदर की बात बताने की कोशिश की गई है। तो नॉर्मल प्रोटेस्ट वाला आर्टिकल नहीं है, एक डिफरेंट आर्टिकल है जो आप लोग काफी कुछ एक नई चीज सीख पाएंगे और आप लोग की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी इस आर्टिकल को लेकर। तो काफी प्यारा आर्टिकल है। हमारी कंट्री में पीएम वाणी अभी लॉन्च किया गया है, तो एक साइड में तो है डिजिटल इंडिया, एक साइड में है डिजिटल भारत। तो बात की जा रही है कि पीएम वाणी जो है वो डिजिटल भारत बनाएगा, ना कि डिजिटल इंडिया, यानी कि अर्बन और शहरों के बीच में एक तरीके से अब यहां पर जिस तरीके से अर्बन एरिया में डिजिटल देखने को मिलती है आप लोगों को चीजें, अब गांव वाले एरिया में भी यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बातें समझाने की कोशिश की गई, तो एक अच्छा आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो डिटेल में हम लोग यहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये यहां पर साइड वाला आर्टिकल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें और जो जहां पर जो राइटर है वो खुद एक टीचर रह चुके हैं यहां पर, तो उसी के चलते यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में। पॉलिटिक्स नहीं है कि यूनिवर्सिटी कैसी है और कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है।
ये वाला आर्टिकल जो है यहाँ पर एक घाना के बारे में बात की जाए, जो कि अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है। तो यहाँ पर अभी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, खासकर इलेक्शन से रिलेटेड। तो हल्का सा एक लोकेशन इसका जानेंगे और समझेंगे कि क्या एग्जैक्ट कंडीशन चल रही है। हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चल क्या रहा है। ये हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज के दिन में मेरी पर्सनल लाइफ है और एक तरीके से मेरी आप लोगों के सामने ये वाली लाइफ है। अगर आप लोग मुझे एज ए टीचर के तरीके से देखते हैं, ये सही है कि आप लोग मुझे टीचर के तरीके से देखते हैं, पर लेकिन मैं एक नॉर्मल पर्सन भी हूं, एक नॉर्मल इंडियन भी हूं। जैसे कि मेरे भी कुछ विचार हैं, मेरी भी कुछ लाइफ है। अगर मुझे मान लीजिए कल को मैं किसी शादी में हूं, ठीक है, और वहां पर मेरे जैसे कॉलेज के सारे दोस्त आ गए, तो हम लोग बैठकर बियर पीने लगे, और वहां पर कोई स्टूडेंट आ जाए, वो बोलने लगे अरे सर आप तो टीचर हो, आप तो बियर पीने लगे। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, टीचर होकर बियर पी रहे हो। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, वो एक साइड में हम लोग आइडियलिज्म देखते हैं और दूसरी साइड में हम लोग ये भूल जाते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन की भी एक पर्सनल लाइफ है। चाहे अपने आप कितनी ही उल्टी सीधी हरकतें कर लो, पर लेकिन ये एक टीचर है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो वाला जो फेज होता है हमको यहां पर सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलता है कई बार, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब उसको आइडियलिस्टिक के तरीके से देखते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को रियल रखने की कोशिश करता है। जो भी चीजें होती हैं, आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट के पास में अगर पैसा जा रहा है कि पैसा सुप्रीम कोर्ट को कहां पर जरूरत पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट को कहां पैसा खर्च कर रहे हैं। पर लेकिन हमारी कंट्री में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जब एक्ट निकल के आया 1987 से, आज के दिन में आप लोग देखिए जितनी भी जनता है वो मैक्सिमम, खासकर वो जनता जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन हो गया, या फिर काफी गरीब सेक्शन है जो सोसाइटी का, उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो चीजें हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। यानी कि एक तरीके से हम लोग जो आइडियल है उनको आइडियल ही देखना पसंद करते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे जैसा दिखे, हम लोगों को फिर उससे इरिटेशन होने लगती है। तो ये चीजें समझाने की कोशिश इनके द्वारा की गई है। एक उदाहरण भी लिया गया यूके का इनके द्वारा, कि यूके में जो किंग वगैरह हैं उनको लोग जो हैं, खासकर जो राजा वगैरह हो गए, जो रॉयल फैमिली है, अगर वो एक तरीके से नॉर्मल इंसानों के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसको ऐसे दिखाया जाता है कि ये गलत है, ठीक है। यानी कि ऐसे भगवान आके, ऐसे भगवान अल्लाह गॉड आप लोग बोलते हैं, वो कल को हमारे साथ में बैठ के खाना खाने लगे, तो आप लोग बोलोगे यार ये तो इंसान ही है, हमारे जैसा है, ये फालतू में भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं, फालतू में डर रहे हैं। तो वो वाली जो फीलिंग है वो समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो हर एक इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, हर एक इंसान की एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो कभी भी इन दोनों को, आप भी कभी भी इन दोनों को मिक्स मत करना लाइफ में। अपने प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशन की तरीके से रखना, और पर्सनल लाइफ में आप लोग जैसा आप लोगों को सुटेबल लगता है, हमारा संविधान हमको सबको आजादी देता है कि हम लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें किसी की पर्सनल लाइफ को जज करने की कोशिश मत करना उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बेस पर, क्योंकि पर्सनल लाइफ हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिजास्टर हो या फिर बहुत ज्यादा अच्छी हो, प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल हो सकता है। तो दोनों को कभी भी मिक्स करके मत चलना। एक पर्टिकुलर पर्सन वो बहुत टैलेंटेड हो सकता है अपने फील्ड में, पर लेकिन अपनी जो फैमिली को नहीं संभाल पा रहा हो सकता है, ऐसा भी होगा, ठीक है। उसके फैमिली जो कंडीशन है वो काफी खतरनाक हो। एक तरीके से अपनी कंट्री के, अगर कई बार आप लोगों ने कंट्रोवर्सी में बात करें, अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कई बार कंट्रोवर्सी निकल कर आती है कि एक तरीके से एक अच्छा चीफ मिनिस्टर बनकर रहे, काफी हद तक एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी बनकर चल रहे हैं। अगर देखा जाए प्रॉपर वे में, बैकग्राउंड में जाकर, तो उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी शादी जो है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। मतलब मैं उस बात के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये पर्सनल लाइफ हो गई है, और दो इस तरीके से पर्सनल लाइफ को प्रोफेशन में लाकर ये गलत काम करते हैं। इसी तरीके से अभी कुछ दिनों पहले जो सोनिया गांधी जी, उनके बारे में कई सारी चीजें ट्रेंड कर रही थी ट्विटर पर कि बार गर्ल, फलान ढिमकाना, वो सब चीजें। पर लेकिन जिस तरीके से एक पर्टिकुलर लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके बाद में भी इतने लंबे समय तक वो चीजों को चलाकर लेकर आती है एक पार्टी की लीडर बनके, तो उसके लिए उनको सैल्यूट भी करना चाहिए कि एक इस तरीके से कंडीशन को जो मेंटेन करके चल रही है, इस एज में भी इस तरीके से एक पकड़ बनाए हुए, एक लीडरशिप की क्वालिटी। तो पर्सनल लाइफ को कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लेकर आना चाहिए। तो ये बातें हैं जो बेसिकली, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो जब रियल होने की कोशिश करता है तो लोग उसके अंदर आइडियलिज्म ढूंढते हैं। तो ये एक गलत तरीका है, ठीक है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, इसके भी एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। देखिए आज के डेट में कई सारी कंट्री जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, उन्होंने अपनी कंट्री में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। इमरजेंसी अप्रूवल क्या होता है कि पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है दवाई का, कि दवाई बनने का जो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होता है, पर हां ये अभी ऐसा लगता है कि यार जिस तरीके से कंडीशन चल रही है, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, तो एक प्रॉपर वो नहीं कहता कि एस्टिमेशन लगाकर भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दवाई जो है लगभग 90 से 95% सही है, हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से वो नहीं कहते कि मरता क्या ना करता, कि कम से कम कोई पर्सन अगर मर रहा है तो उसको इतना तो हम लोग दे सकते हैं कि कम से कम कि उसकी जिंदगी जो है उसको थोड़ा सा, अगर एक तो अगर मर गया, एक है कम से कम बच सकता है, एक चांस है थोड़े से, तो वो होता है एक तरीके से इमरजेंसी अप्रूवल। तो बहुत सारी कंट्री इमरजेंसी अप्रूवल दे रही है ताकि कम से कम
लोगों पर इसको अप्लाई कर कर जो मर रहे हैं, जो कंडीशन खराब चल रही है, उसको थोड़ा सा कम से कम एक तरीके से रोका जा सके। तो ये काफी एक स्टेप कई सारी कंट्री उठा रही हैं, पर लेकिन फिर भी राइटर ये कह रहे हैं कि दवाई ये ले जाना, दवाई को प्रिजर्व करना, दवाई जनता तक पहुंचाना, ये सारा एक काफी एक टफ ये प्रोसीजर है, क्योंकि जिस तरीके से दवाई जो बनी है, वो दवाई जिस तरीके से रखनी है एक लो टेम्परेचर में, वो तब तक जब तक जनता तक न पहुंचे वो दवाई उसी पैटर्न में रहनी चाहिए। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए जो गाइड करना पड़ेगा, एक अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। और आनन फानन में देखिए दवाई को 3 तरीके के रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मेरे सर में दर्द है और मैं कोई दवाई लेकर आता हूं, तो दवाई 3 तरीके का रिएक्शन दे सकती है। एक तो दवाई वो होगी कि हाँ ये दवाई जो है ये ठीक कर देगी, ठीक है, ये अच्छी बात है यार, सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी दवाई ये है कि ये बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगी, नॉर्मल है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली कई बार होम्योपैथी की जो व्हाइट गोलियां नहीं है वो खाते हैं, ठीक है, पता नहीं चलता है कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो उस तरीके की कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये कि वो दवाई और ज्यादा कंडीशन खराब कर देगी। तो अगर पहले वाली 2 कंडीशन है, इमरजेंसी अप्रूवल में बोला जाता है कि 2 कंडीशन अगर पहले वाली है कि या तो वो ठीक करे या फिर वो ना सही करे ना गलत करे, बस न्यूट्रल रखे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अगर ये वाली जो कंडीशन बन गई कि वो और ज्यादा कंडीशन खराब कर दे और दवाई लेने की वजह से किसी की जान चली जाए, तो ये बिल्कुल एथिकल नहीं है, ये बिल्कुल गलत पैटर्न है, तो आप लोगों को वहां पर रुक जाना चाहिए। तो पहले एक बार उसको प्रॉपर वे में देख लीजिए कि दवाई जो है वो किसी के ऊपर गलत नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले, भले ही वो सही इंपैक्ट ना डाले। तो ये समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आर्टिकल, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे क्या है यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। तो ये बताया गया कि आप लोग जो भी दवाइयां यूज करने जा रहे हैं, प्रॉपर वे में उसका ध्यान रखिए कि वो दवाई जो है जिस सिस्टम के थ्रू पहुंचनी चाहिए उसी के पहुंचनी चाहिए, और वो प्रॉपर वे में एक ऐसी दवाई हो कि हाँ ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मुझे जो है, मान लीजिए आज के में मैं जो है मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको भी चाय पीना पसंद नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आज के में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको यूज कर रहा है, उसके ऊपर वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल रही है। मान लीजिए चाय मुझे क्या, जैसे मैं चाय पीता हूं मेरे अंदर एसिडिटी बनने लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो ऐसे थोड़ा ना कि सामने वाले को हो सकता है, सामने वाले को चाय पीने के बाद ही मॉर्निंग में फ्रेश होने जाता हो बंदा, उससे पहले फ्रेश ही नहीं होता है, तो उसकी बॉडी सिस्टम उसके हिसाब से काम कर रही है। तो सबकी बॉडी अलग अलग पैटर्न में काम करती है, उनको आप लोग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश मत करें, ठीक है। तो यानी कि अपने लेवल पर चीजों को अंडरस्टैंड करें, हमारी कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, हमारी कंट्री में लोग कैसे रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, यानी कि वो दवाई यूएसए में काम करी, यूके में काम करी, हमारे यहां भी उसी तरीके से काम करेगी। तो उसके लिए प्रॉपर डेटा इकट्ठा करके लाओ, आप लोग प्रॉपर टेस्टिंग करो और उसके बाद में उस चीजों को अलाउ करना, ठीक है। तो सही भी है बात जहां तक देखा जाए। तो देखते हैं कैसे चीजें आगे बढ़ती है। साइड वाला आर्टिकल यहां पर इन्फ्लेशन के बारे में है। इस आर्टिकल को भी मैं जब किसानों के आर्टिकल के बारे में बात करूंगा तो वहां पर आप लोगों को इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिएगा, महंगाई का किस तरीके से कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो वहां पर उसको मैं कवर कर लूंगा। कार्टून है और डेटा पॉइंट है, इन दोनों को भी हम लोग देखेंगे जब डिस्कस करेंगे। कार्टून आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये, ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग कार्टून दिखाने की कोशिश की जा रही है वेस्ट बंगाल की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में एंट्री करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि पत्थर पड़ रहे हैं, पर लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि वी आर क्लोजर, ठीक है, यानी कि एक तरीके से एंट्री कर रही है। यहां पर माना जा रहा है कि अभी जो इलेक्शन होंगे उसमें देखते हैं क्या कंडीशन बनकर आती है। अगर बात करें बीजेपी के बारे में, तो वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी है उनकी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आज के में बीजेपी, उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। तो इसको आप लोग एक्सप्लेन करिएगा 40 से 50 शब्दों में, आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर, ठीक है। तो आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं। बात की जा रही है एग्रीकल्चर क्राइसिस को अगर आप लोगों को टैकल करना है, यानी कि इसको अगर रोकना है, तो जो कोर ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टेट है हमारी कंट्री में, जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसने फायदा उठाया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो इनको शिफ्ट करना चाहिए हाई वैल्यू क्रॉप से, यानी कि जो वो क्रॉप है जिनसे पैसा कमाए जाते हैं उससे वो शिफ्ट कर कर ओनली ये क्या करना चाहिए, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। जैसे कि आप लोग साइड में कोई बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, डेयरी वगैरह लगा दी, मुर्गी पालन करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई और इस तरीके का एक्टिविटी साइड में ये कर सकते हैं, ताकि कंप्लीटली जो क्रॉप्स या फिर खेती के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे। तो ये यहां पर एक एग्रीकल्चर क्राइसिस से निकलने का एक सॉल्यूशन है। इसको आप लोग एक्सप्लेन करना है कितने हद तक ये सही है और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो मैं अभी आप लोगों को आर्टिकल के अंदर समझाऊंगा। तो यहां पर आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग एक जो बेसिकली कई सारी प्रॉब्लम समझते हैं ना आप लोग, तो आप लोगों ने देख लिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर लेकिन रियलिटी में जो घुसा जाता है कि हाँ रियलिटी में क्या है, जो वो चीजें बताने की कोशिश की जाती है, तो वो आप लोगों को इस आर्टिकल में देखने को मिलेगी। तो समझते हैं अभी क्या है। जैसे हमारी कंट्री में आज के में पंजाब और हरियाणा जो है वो बोल रहे हैं कि एमएसपी जो है
उसके बारे में एमएसपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और एक तरीके से एमएसपी को पहले तो फिक्स करने की बात की जा रही है। माना जा रहा है कि अगर हमारी कंट्री में जो 3 बिल आए हैं, 3 एक्ट बन चुके हैं, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है तो एमएसपी हट सकती है। तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाए और एमएसपी बढ़ाई भी जाए। क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों से बात की, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s 70s में प्रॉपर वे में आगे बढ़ रहा था, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसका काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला। इन्होंने इनको काफी अच्छे से अडेप्ट किया। काफी सारी ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी आई, नए नए बीज निकल कर आए, तो इन्होंने उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया और उसका फायदा भी देखने को मिला। तो उसके चलते काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होने लगी, वेरियस पॉलिसी अडेप्ट की गई। तो जल्दी ही हम लोग जब हम लोग दूसरी कंट्री के ऊपर, यूएसए के ऊपर हम लोग खाने के लिए डिपेंडेंट हुआ करते थे, तो आने वाले 15 साल के अंदर अंदर ही हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए। यानी कि हम लोग को बाहर से अनाज खरीद कर लाने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में ये जो बेसिकली जो अनाज है वो प्रोड्यूस किया जाने लगा। तो जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि पूरी जनता को खाना पहुंचाने वाली बात जब यहां पर की गई, तो कितने अच्छे लेवल पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा नॉर्थ इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया गया, इसके चलते हमारी कंट्री में किसानों को मार्केट से बचाने के लिए, ताकि मार्केट में क्या होता है, आज की डेट में मान लीजिए मैंने अपने खेत में गेहूं उगाया, वो जो गेहूं है मेरा, जो उसमें जो गेहूं उगाने का अगर मेरी कॉस्ट लगाए तो मुझे कम से कम 15 रुपए पर केजी का प्राइस मिलना चाहिए, तभी जाकर मेरी कॉस्ट निकल पाएगी। पर लेकिन मार्केट में क्या कर रहे हैं, मुझे मार्केट में 13 रुपए पर केजी के हिसाब से देना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, गवर्नमेंट इसको 20 रुपए पर केजी के हिसाब से ले रही है। और गवर्नमेंट ने यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दिया है। पर लेकिन मार्केट में कौन चेक करने जा रहा है यार, कौन मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेना है। तो इसलिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि इतना तो आप लोगों को पैसा मिलेगा ही मिलेगा अगर गवर्नमेंट को ले जाकर आप लोग इसको बेचोगे। तो ये यहां पर बातें निकल कर आई। तो इसलिए किसानों ने काफी अच्छा रिलाई करना स्टार्ट कर दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, कि ताकि कम से कम लागत तो उनकी निकलती रहे जो खेतों में उगा रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस देना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के चलते जो चीजें हैं वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो प्राइस जो है यहां पर एक तरीके से अगर उनको मार्केट में लेकर जाते हैं, उसके कंपेयर में जो एमएसपी है उसके ऊपर जब रिलाई रहना स्टार्ट कर दिया, तो ये काफी अच्छी उनकी इनकम जनरेट होने लगी। और दो जो क्रॉप थी उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस दिया गया। यहां पर जैसे कि गेहूं हो गया, आप लोग आज के दिन देखते हैं चावल हो गया। तो यहां पर दो जो क्रॉप पैटर्न है हमारी कंट्री में, जैसे कि रबी हो गया और खरीफ फसल हो गया, इसको बेसिकली यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो वीट हो गया, रबी क्रॉप हो गया, जैसे कि गेहूं उगाया जाता है उसको रबी क्रॉप आप लोग बोलते हैं। रबी और खरीफ क्या होती है इसमें भी डिफरेंस अभी समझाऊंगा। जो पैडी क्रॉप होती है वो खरीफ की फसल में आती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं एक बार। ये वाली स्लाइड आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी। हमारी कंट्री में नॉर्मली 3 पैटर्न फॉलो किए जाते हैं, रबी, खरीफ और जायद। जो रबी क्रॉप होती है हमारी कंट्री में, उसके सीजन की अगर आप लोग बात करें कि कब इसको लगाया जाता है और कब इसको काटा जाता है, तो जो क्रॉप का बोने का टाइम होता है ये अक्टूबर से बोने का टाइम होता है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये टाइम होता है। फिर काटने का जो टाइम होता है ये होता है अप्रैल से जून के बीच में। तो इसीलिए रबी क्रॉप में जो मैंने भी आप लोगों को उदाहरण बताया, क्या बताया, सबसे अच्छा उदाहरण ये गेहूं का उदाहरण है। आप लोगों ने देखा होगा गेहूं जो है वो फिलहाल अभी गेहूं का बोने का सीजन चल रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि अगेती फसल हो गई, पछत्ती फसल हो गई, यानी कि जल्दी लगा दिया थोड़ा सा या फिर लेट लग रहा है। अगर दिसंबर में लगता है लगभग आकर, तो इसका मतलब पछत्ती चल रही है थोड़ी सी। नवंबर अक्टूबर में कि हाँ अगेती, यानी कि एक तरीके से जल्दी लगा दी, जो सही टाइम नॉर्मली माना भी जाता है। तो ज्यादातर यहां पर हमारी कंट्री में जो गेहूं है वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोए जाते हैं, और फिर अप्रैल से जून के महीने में उनको काटा जाता है। जब गेहूं की कटाई होती है, भूसा वगैरह निकलता है, वो सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। पर लेकिन जब चावल की बात करते हैं, चावल जो होता है वो जून और जुलाई में यहां पर बोया जाता है, और जो काटा जाता है सितंबर अक्टूबर के महीनों में यहां पर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इसके बीच में जो मार्च से लेकर जून तक का और जो जून से लेकर जुलाई तक का जो जायद क्रॉप है ये यहां पर उगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर ये जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बताया बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि कई सारे एरिया ऐसे भी हैं। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो 3-3, 4-4 क्रॉप भी यहां पर ली जा रही है आज के डेट में चावल की, खासकर पंजाब वाले और हरियाणा वाले रीजन में, पंजाब वाले रीजन में खासकर। तो इसी के चलते कई सारी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। आप लोगों को बिल्कुल ये मैं आप लोगों को बोलूं पूरे दिन बस करंट अफेयर ही पढ़ते रहना है, तो ऐसे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। और भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, तो ये भी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ये सारी चीजें भी आप लोगों को पढ़नी है। तो अगर पूरे ही खेत में आप लोग बस क्या कर रहे हैं, आप लोग चावल उगा रहे हैं, और किस लिए उगा रहे हैं, वो इसलिए उगा रहे हैं क्योंकि यार मार्केट में प्राइस बड़ा अच्छा मिलता है। तो इसके चलते एक खेत की भी एक पावर होती है, उसके अंदर भी कुछ एक तरीके से कंपोनेंट रहते हैं, कितना उसके अंदर नाइट्रोजन है, एक तरीके से कितना फास्फोरस है, कितना एक तरीके से उसके अंदर एग्रीकल्चर की जो जमीन है उसकी उर्वरक शक्ति है। तो अगर एक ही खेती आप लोग उगाते रहोगे तो उसकी उर्वरक शक्ति घट जाएगी, और उसको मेंटेन रखने के लिए आप लोग फर्टिलाइजर यूज करोगे काफी लार्ज स्केल पर, केमिकल फर्टिलाइजर। तो उसके चलते काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसी के साथ में
पंजाब जो है वहां पर एक तरीके से अगर माना जाए तो आज की डेट में ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो पानी है वहां पर जो खेतों के लिए रिक्वायरमेंट होता है वो उसका वाटर टेबल जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी कि जमीन के नीचे से ट्यूबवेल को यूज करके जो पानी निकाला जाता है तो वो इतना नीचे जा चुके हैं कि माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो पंजाब वाले एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इसको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये गलत तरीका है, इसको थोड़ा सा हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पंजाब वाला रीजन इस तरीके के एग्रीकल्चर के पैटर्न के लिए नहीं जाना जाता है। ये तो वही बात हो गई कि आप लोग ये समझ ही नहीं रहे कि लोकल एरिया में क्या चीजें होनी चाहिए। लोकल एरिया में मान लीजिए एग्रीकल्चर की जमीन तो है कपास उगाने के लिए, पर लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग वहां पर गेहूं उगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सही चीज थोड़ी ना है। आप लोग देखिए कि उसकी जमीन कैसी है, बच्चे का इंटरेस्ट है यहां पर क्या करने में, खेल में। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट है फुटबॉल में, आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको सिंगर बना रहे हैं। तो ये सही तरीका नहीं होता है, उससे आप लोग उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो यही चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पैटर्न आप लोग समझिएगा हमारी कंट्री में। बाकी यहां पर जैसे आप लोग देखते हैं किस किस एरिया में इनको उगाया जाता है, अगर इसमें आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा हो तो ये वाली जो स्लाइड है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर आप लोग इसको जूम करके देख लीजिएगा, फिर पीडीएफ आप लोगों को जो मिलते हैं ना उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। और खासकर अगर आप लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं तो इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकता है इसके बारे में। और खासकर जो अभी एग्रीकल्चर क्राइसिस ये चल रहा है, ये आप लोग मानकर चलिए अगर इंटरव्यू तक आप लोग पहुंचते हैं किसी भी एग्जाम में, तो अगर आप लोग का जो बैकग्राउंड है वो किसान वाला है तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ी सी ये चीजें आप लोग ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो बात की जा रही है रबी के बारे में और जो खरीफ के बारे में बोला जा रहा है कि बेस्ट टर्म जो प्रोडक्टिविटी है यहां पर देखने को मिलती है, इनकम और जो प्राइस जो हाई देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ में लो रिस्क रहता है यहां पर जो पैदावार में। बेस्ट जो यहां पर ईज कल्टीवेशन देखने को मिलती है, एक तरीके से जैसे सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गए, ओलसीड हो गए। ठीक है, तो ये भी सारी यहां पर कल्टीवेटेड की जाती है, पर लेकिन जो मेन फोकस रहता है वो रहता है गेहूं के ऊपर और चावल के ऊपर। तो इसके चलते यहां पर आने वाले टाइम में जो हम लोग अगर पैटर्न देखें, 1970 जब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो यहां पर स्टार्टिंग फेज में था, 48% के करीब जो पंजाब के अंदर यहां पर क्या था, जो राइस उगाए जाते थे, और हरियाणा के अंदर यहां पर कितना था, ये 29% था। पर लेकिन 1970 से आगे जैसी चीजें बढ़नी स्टार्ट हुई यहां पर, ये क्या हो गया, ये 84% के करीब यहां पर पहुंच गया रिसेंट टाइम में पंजाब के अंदर चावल, और जो पहुंच गया 60% हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो राइस और जो व्हीट है यहां पर, वो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहां से कहां तक पहुंच गया, यानी कि 48 से यहां पर ये कहां पर पहुंच गया, ये 48 से 84 पर पहुंच गया। इस तरीके से यहां पर कितने लार्ज स्केल पर यहां पर जो एक पैटर्न चेंज हुआ है। रीजन क्या है, रीजन ये क्योंकि इनको प्राइस अच्छा मिल रहा है, तो उसके चलते यहां पर ये इस तरीके का पैटर्न लेकर यहां पर चल रहे हैं। कई सारी जो रिपोर्ट है, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, वो प्रिपेयर किए गए, तो उसके चलते ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की बात की जा रही है, जो रिड्यूस है, जो रिड्यूस एरिया अंडर पैडी। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग ये सोचिए अगर हम लोग पूरे खेत में चावल ही लगा रहे हैं तो दूसरी जो एक तरीके से क्रॉप है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके चलते काफी अलग तरीका पैटर्न वहां पर आप लोगों को नजर आएगा। तो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर, इकोलॉजी पर, इन्वायरमेंट पर और फिजिकल रिसोर्सेज पर भी। तो ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कितना बैलेंस बनाकर यहां पर चलना है, क्योंकि अगर ज्यादा उसी के पैटर्न में आप लोग रह रहोगे तो ये कहीं ना कहीं एक अलग तरीका पैटर्न क्रिएट कर देगा। तो जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अगर आज के डेट में हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग लेकर चलें ग्रीन बेल्ट की, तो यहां पर ग्रीन बेल्ट में आखिर ऐसा क्यों यहां पर किसानों को ये चीजें लेकर चलनी पड़ी, तो पहले आप लोग वो समझिए, फिर आप लोगों को बताऊंगा आज की डेट में प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री में जो किसानों की इनकम है ना, उसके बारे में अगर आप लोग बात करें, अगर आज की डेट में आप लोग पंजाब के बारे में बात करते हैं तो नेट एनुअल इनकम, यानी कि पंजाब के अंदर जो एक नॉर्मल किसान है वो साल में लगभग 5.5 लाख के करीब एक तरीके से पैसे कमाता हुआ आप लोगों को नजर आता है अपना जो एक तरीके से खेती से। हरियाणा के अंदर लगभग आप लोग मोटे मोटे तौर पर 3.5 लाख के करीब बोल सकते हैं, पर लेकिन जो कंट्री का एवरेज है हमारी कंट्री का वो 1.7 लाख है। तो इससे भी नीचे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 50,000 60,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। तो ये एवरेज जो ईयर यहां पर रखा गया है इसका लिया रेफरेंस के लिए, ये 17 और 18 रखा गया है, यानी कि पंजाब में हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा खेती से पैसा कमाने वाले किसान पंजाब के अंदर हैं। तो आखिर इतनी अच्छी यहां पर पैदावार क्यों हो रही है, क्या यहां पर कंडीशन चल रही है, तो ये 3 क्वेश्चन यहां पर बोले गए हैं। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो किसान है वो इतने अट्रैक्ट क्यों है यहां पर राइस और व्हीट को लेकर, दूसरा इसको नीड क्यों है चेंज करने की, और तीसरा इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इसके ऊपर ही अब आर्टिकल चलने वाला है। इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहां पर मिलने वाले हैं। सबसे पहला तो आखिर क्यों यहां पर फार्मर जो है इतने अट्रैक्ट करते हैं इनकी तरफ को, क्योंकि इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो एश्योर्ड अच्छा मिलता है, यानी कि इनको पता है कि ये चीजें उगाएंगे तो इतना प्रॉफिट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको पता है उस चीज का ऑलरेडी, और जब आप लोगों को पता है कि यार ये एग्जाम में अगर इतना पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग जी जान लगाकर पढ़ोगे उसके बारे में। तो इसके बारे में यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब उनको पता है, अरे हां एक बात और,
एक वीडियो बनाई थी कल मैंने, जिसको भी सेंटर चेंज करना है वो अपना सेंटर चेंज कर सकता है। पूरा प्रोसीजर उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, वो कल शाम मैंने अपलोड की थी। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड मैं आप लोग करा दूंगा। एक छोटी सी बात यहां पर ये है कि अगर आप लोग देख रहे हैं वहां पर सेंटर और आप लोगों को नहीं मिल रहा है जो सेंटर आप लोगों को चाहिए, तो इसको 1-2 दिन बाद में देखिएगा आप लोग जाकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई सेंटर छोड़कर दूसरे सेंटर पे जा सकते हैं, तो वहां पर सीट खाली होगी। तो इस तरीके से याद रखिएगा। मान लीजिए किसी को दिल्ली भरना हो, दिल्ली अभी भरा हुआ आ रहा है वहां पर, तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली से निकलकर कहीं और अपना सेंटर शिफ्ट करेंगे। तो कुछ टाइम बाद, अभी फर्स्ट फेज चलेगा फिर सेकंड फेज चलेगा, तो उसमें जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। किसी के पास में अगर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं है, उसका भी प्रोसीजर मैंने बताया, तो वो देख लीजिएगा। कई सारे बच्चों के कल मेल आएगी, सर बता दीजिए कैसे करना है, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें पूरा प्रोसीजर समझाया कि कैसे आप लोग सेंटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा। तो यहां पर अगर इनको सपोर्ट प्राइस जो है यहां पर ये मिल रहा है इस तरीके से, तो फिर आसानी से क्या जरूरत है इनको, इसी के साथ में सब्सिडी मिल रही है फर्टिलाइजर पर। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है जो ऐसा एक एरिया प्रोवाइड करा रही है। और इसी के साथ में लैंड लेबर जो रेशियो है वो भी यहां पर अच्छा खासा है, प्रॉपर वे में चीजें चल रही हैं। तो जो इनकम है अच्छी खासी जनरेट हो रही है। तो फिर जब आप लोगों को एक चीज से फायदा हो रहा है, तो क्यों आप लोग किसी और चीज में जाकर सर अपना खपाओगे। तो इसीलिए जो फार्मर है वो इसी एरिया में अच्छे से यहां पर लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर जो फार्मर इनकम है हरियाणा और पंजाब की अगर बात करें पिछले कुछ सालों में यहां पर ये बढ़कर जो है 2 से 3 गुना हो चुकी है। हरियाणा के अंदर लगभग 2 से 3 गुना, पंजाब के अंदर भी लगभग इतनी, ठीक है। यानी कि पंजाब के अंदर ज्यादा बढ़ी है, हरियाणा के अंदर भी ठीक ठीक बढ़ी है। ये जो 2 राज्य हैं यहां पर, अगर आज के में आप लोग बात करें जो फार्मर है, अगर इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाता है तो क्या कंडीशन होगी, तो फिर इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर यहां के किसान जो है वो इतनी ज्यादा यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात जो है यहां पर लॉस ग्रोथ मोमेंटम, अभी किसान क्यों और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो इनकी इनकम है, यानी कि 2010-11 से इनकी इनकम जो है वो फिक्स हो गई है। यानी कि हरियाणा के अंदर तो लगभग 1% का फिक्स नहीं हो, ये घट गई है, 1% की गिरावट आ गई है इनकी इनकम में, और लगभग पंजाब के अंदर 0.6% की गिरावट आ गई है। यानी कि आज की डेट में आप लोग समझ के चलिए, जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बात काफी गहरी बात बोलूंगा अभी यहां पर। आज की डेट में आप लोगों की जो इनकम है वो मान लीजिए 30,000 रुपए के जॉब आप लोग कहीं पर कर रहे हैं, 30,000 रुपए की जॉब के हिसाब से आप लोग बाहर रहकर अपना कोई रूम लेंगे, उसी के हिसाब से आप लोग अपने खर्चे करेंगे, उसी के हिसाब से आप लोग अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन रखेंगे कि हाँ कहां पर जाना है, किस तरीके के लोगों में बैठना है, महीने कितना खर्च करना है, घर पर कितना पैसा देना है। तो आप लोगों का पूरा स्टैंडर्ड इसी के तरीके से रहेगा। आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों की जो सैलरी है वो 1 साल के अंदर बढ़कर 1 लाख हो गई है, 30,000 से सीधा 1 लाख हो गई है। अब ये सारा रहना, खाना, पीना, सोना, बैठना, सब जगह आप लोगों का पैटर्न चेंज आप लोगों को नजर आ जाएगा। ये यहां पर जो पैटर्न आप लोगों का चेंज नजर आएगा, इसके हिसाब से आप लोगों की आदत बन जाएगी जल्दी, क्योंकि आप लोगों को पता है 21 दिन में लोगों की आदत बन जाती है। तो अगर 21 दिन तक आप लोग ये इस 1 लाख की सैलरी को एंजॉय करते रहेंगे, और आप लोगों की आगे चलकर अगर सैलरी जो है यहां पर आगे आने वाले 30 दिन में सैलरी फिर से घटकर 30 की जगह आप लोगों की यहां पर 30 तो नहीं पर हाँ 50 भी अगर होगी, और अगर 30 ही हो गई खुदा ना खास्ता, तो फिर ये समझिए लाइफ डिजास्टर हो जाएगी। क्योंकि जो लाइफ आप लोग 1 साल पहले यहां पर अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहे थे, अब सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत सारे लोग जो आज के में सुसाइड कर लेते हैं। देखा होगा ना कई सारे फिल्म स्टार, जो लाइफ उनकी चकाचौंध वाली चलती है, उसको मेंटेन रखने के लिए उनको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को नजर आती है, जबकि उनके अकाउंट में भी आप लोग करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, पर फिर भी सुसाइड कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये कि वो उस लेवल पर भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं उस जो इनकम की वजह से। तो कंडीशन ये आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आज की डेट में अगर किसी की आदत खराब हो चुकी है कि डेली उसको आज की डेट में एंजॉय करना है, डेली पार्टी करनी है, सब कुछ करना है, और फिर इनकम उसकी घट जाए तो कैसा लगेगा। तो आज के डेट में किसानों के बारे में बात करें, एंजॉय की बात तो नहीं है, पर हाँ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पहले ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं करते थे, उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है। अब यहां पर इनकम वहीं पर रुक गई है, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए, लेकिन उनकी इनकम और डिक्रीज हो गई है। तो डबल मार देखने को मिलती है यहां पर, ठीक है। तो उसके चलते जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर जो बढ़ा है, ठीक है। पहले किसान के बच्चे मान लीजिए अगर पंजाब के अंदर आप लोगों ने देखने को मिलेगा, आधे से ज्यादा पंजाब जो है वो कनाडा के अंदर बसता है। तो इस तरीके से अगर जो उनकी जो इनकम है उसके हिसाब से उन्होंने बच्चों को बाहर भेजना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इनकम जो और घट रही है वहां पर, तो एक तरीके से स्ट्रेस आ जाता है फैमिली के अंदर, तो वो भी देखने को मिल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इसलिए बोल रहे हैं कि फिक्स जो रख रखा है भैया इसको बढ़ाओ थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर। तो पर लेकिन कंडीशन इससे भी खतरनाक ये वाली लाइन में आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये वाली चीज बड़ी गहरी बोलने जा रहा हूं, इसको थोड़ा समझिएगा जो आप लोगों को बोलूंगा। देखिए आज की डेट में हमारी कंट्री में लोगों की इनकम बढ़ी है पहले के कंपेयर में अगर देखा जाए तो। पहले जो लोग दाल चावल रोटी खाकर काम चलाते थे, आज की डेट में खाने का तरीका बढ़ गया है काफी लार्ज स्केल पर। बहुत सारे लोग आज के डेट में मैगी खाना पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज के डेट में ओट्स खाना पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे आज के डेट में फल फ्रूट्स खाना पसंद कर रहे हैं। तो खाने का पैटर्न जो पहले डिपेंडेंसी हुआ करती थी चावल के ऊपर, गेहूं के ऊपर, वो अब उतनी डिपेंडेंसी नहीं रही है। तो डिक्लाइन हो गए कंज्यूमर आज के डेट में गेहूं के और चावल के। और जैसा खाना पीना रहना सहना हो गया है, जितना एक तरीके से एक जगह एक हिलना डुलना ज्यादा है, एक तरीके से पैसिव मोड में हम लोग जा रहे हैं। इसके चलते यहां पर जो राइस वगैरह है
गेहूं वगैरह है उसको कई सारे लोग तो रिकमेंड भी नहीं करते हैं। पहले दिन में एक टाइम में बैठकर लोग 4-4 रोटी खा जाते थे, पूरे दिन में लगभग 10-10 12-12 रोटी पेल जाते थे। आज की डेट में पूरे दिन में लगभग 4 रोटी कोई नहीं खाता होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं खुद की अगर बात बताऊं तो मैं लगभग मोटे मोटे तौर पर पूरे दिन में 3 से 4 रोटी खाता हूं। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां से क्या निकल के आती है बातें, यहां से निकल के आती है कि लोगों का जो पैटर्न है खाने का वो काफी हद तक चेंज हो चुका है, ठीक है। आज के में बहुत सारे लोग, जैसे कि आप लोग मैं बोलूं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कई सारी जैसे कि आप लोग आज के में चने उनको भिगो कर रख सकते हैं, स्प्राउटेड ग्राम्स आप लोग खा सकते हैं उनको। एक तरीके से मतलब कई सारे पैटर्न चेंज होते हुए आप लोग को नजर आ रहे हैं। ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, और कई सारे ऐसे भी लोग जिनको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो इसके चलते पैदावार तो बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में भी लगभग 40% के करीब जो टोटल जो प्रोडक्शन है वो लगभग 40% के करीब बढ़ा है। मध्य प्रदेश में 10%, झारखंड में नहीं, मध्य प्रदेश में 14%, ये है यहां पर। इसी के साथ में झारखंड में 10% और बिहार में 7% के करीब जो राइस यानी कि चावल का प्रोडक्शन बढ़ गया है। पर लेकिन कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं वो घट गए हैं। पहले पंजाब में भी और ज्यादा प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है पहले कंपेयर में। तो इसका मतलब यह है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो गया है, यानी कि डिमांड जो है वो कम होती जा रही है और सप्लाई ज्यादा होती जा रही है। इसलिए भी यहां पर जो गेहूं है और जो पेड़ी है उसका प्राइस ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके चलते क्या होगी, किसानों को डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यार उन्होंने तो अपना ये यहां पर उगाया था इस तरीके से, अब उनको उनकी जो सप्लाई है उसके हिसाब से उनको डिमांड नहीं मार्केट में मिल रही है। तो इसके चलते जो राइस और जो व्हीट है उसकी कल्टीवेशन तो इंक्रीज हो रही है, पर लेकिन उसके पैरेलल में उनको उससे इतना फायदा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिससे कि उनको लगना चाहिए था कि चीजें अच्छे बढ़नी नजर आनी चाहिए। तो अब उनको एक ऑल्टरनेटिव आप लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि उनकी इनकम जो है वो ग्रो हो सके, क्योंकि इनकम फिक्स हो गई है, वो वहां से बढ़ी नहीं रही है। तो इसी के चलते सबसे बड़ी बात यही बोली गई है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन कौन से और एरिया आप लोग यहां से लेकर चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब माना नहीं जाता है कि आप लोग इतना ज्यादा यहां पर जो आज के में उगा रहे हो ना चावल, वो इतना ज्यादा उगाओ, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है आप लोगों को पता है कि जब कोई पेड़ी लगाता है तो 24 घंटे उसमें पानी भरा रहता है, ठीक है। तो उस तरीके की खेती है, तो ये तो वहां पर होनी चाहिए जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से, पर लेकिन यहां पर ट्यूबवेल का पानी से निकाल कर तो यहां पर क्या किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है ग्राउंड वाटर का, यानी कि पानी जो जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है। तो ये काफी खतरनाक इंपैक्ट डालेगा आने वाले टाइम पर। तो इसी के साथ में फिर क्या करते हैं, स्टबल बर्निंग काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जो घास फूस बचता है उसको जलाया जाता है। तो इसके चलते ये सीरियस इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और इनको देखिए प्रॉब्लम की जड़ तक जा रहा है राइटर यहां पर, ठीक है। तो सीरियस चैलेंज क्या क्या है दो स्टेट के सामने, तो वो आप लोग समझ गए यहां पर। तो इसके चलते आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो रूरल यूथ है उनको इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है ताकि एग्रीकल्चर से हटे, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी न रहे। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब तो काफी कम है, तो प्राइवेट जॉब पर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा ताकि प्राइवेट इंडस्ट्री जो है, खासकर सर्विस सेक्टर जो है, वो यहां पर जॉब प्रोवाइड कराए। तो यानी कि आप लोगों को यहां पर एक ऑल्टरनेटिव किसानों के सामने ले जाकर रखना पड़ेगा, तभी तो यहां से निकलकर कोई आगे चलेगा। और यही एक तरीके से इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक चैलेंज जो एग्रीकल्चर फेस कर रही है सबसे बड़ा। तो चलिए आप लोग एमएसपी को लेकर बात करें, तो एमएसपी को लीगलाइज करो या फिर न करो, पर लेकिन दूसरी साइड में आप लोग को चलना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां पर आप लोग क्या करें, हाई वैल्यू क्रॉप से ऊपर चल रहे हैं, तो हाई वैल्यू क्रॉप के आप लोग क्या करें, शिफ्ट करो क्रॉप को टू द हाई वैल्यू क्रॉप, यानी कि जो रिक्वायरमेंट एक तरीके से, देखिए दो तरीके से है। एक तो है कि आप लोग क्या करें, वो क्रॉप उगा रहे हैं जिससे पैसा अच्छा निकल कर आता है, एक वो क्रॉप उगा रहे हैं जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों को पैसे के चक्कर में न पड़ के मार्केट में रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप के ऊपर चलना पड़ेगा, पर लेकिन उसका एमएसपी भी कम से कम मिलना चाहिए किसानों को, ताकि एक तरीके से उनकी जिंदगी सही चलती रहे। पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग एमएसपी को लीगलाइज करें या ना करें, वो एक अलग बात है, पर लेकिन फार्मर चाहते हैं कि एमएसपी को लीगलाइज किया जा सके। तो नॉन फार्म एक्टिविटी में यहां पर एक तरीके से किसानों को लेकर लाया जाए। मुर्गी पालन हो गया, ठीक है, इसी के साथ में डेयरी वाले प्रोडक्ट हो गए, मधुमक्खी पालन हो गया, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, तो उसमें लेकर चलना चाहिए। बाकी और क्या क्या सॉल्यूशन यहां पर किए जा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग जो है उसको प्रमोट आप लोगों को करना चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। यदि किसानों को गेहूं अगर निकल कर आ रहा है तो गेहूं से वो ब्रेड बना सकते हैं, ठीक है, टमाटर निकल कर आ रहे हैं टमाटो सॉस बना सकते हैं, कुछ भी यहां पर आप लोग निकाल कर लेकर आए तो प्रोसेसिंग यहां से स्टार्ट हो जाए, पोस्ट हार्वेस्टिंग वैल्यू एडिशन यहां पर हो जाए, ठीक है। अगर आज के में किसानों के खेत में से निकलकर ये डायरेक्ट पहुंचता है तो यहां पर एग्रीकल्चर जो इनपुट इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री में नेटवर्क प्रॉपर स्टैब्लिश किया जाए, हाई टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट जो बिचौलिया होते हैं ना, जिनको दलाल बोलते हैं, दल्ला, उनको बीच में से हटाओ। रीजन क्या रहता है, ये मैक्सिमम यहां पर एक तरीके से फायदा उठाकर चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर तो गवर्नमेंट काम भी कर रही है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह यहां पर गवर्नमेंट गलत है और हर जगह किसान ही सही है, तो हर जगह गवर्नमेंट भी सही नहीं है, हर जगह किसान भी सही नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग काम करना चाहिए। आंख बंद कर किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए,
और ऐसा भी है कि एक तरीके से गवर्नमेंट को भी यहां पर अगर प्रोटेस्ट हो रहा है उसको ये नहीं देखना चाहिए कि बिल्कुल ही एक तरीके से सही प्रोटेस्ट नहीं है। तो एक बैलेंस होना चाहिए दोनों तरीके से, गवर्नमेंट को इनकी समझनी चाहिए और इनको गवर्नमेंट की समझनी चाहिए, और दोनों के बीच में एक बैलेंस आना चाहिए, वो सॉल्यूशन यहां पर होना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। तो अब आप लोग बताइए, आप लोग इसको अच्छे से आंसर लिखेंगे या फिर नहीं। जितना जी जान लगानी थी पूरे आर्टिकल में लगा दी, और कई सारी जो इंटेंस इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी है। अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब महंगाई जो है ये कैसी चीज है, इसमें एक बैलेंस बनना काफी ज्यादा जरूरी है। मैं यहां पर एक किसान हूं, यहां पर एक, और मैं क्या करता हूं, अपने खेतों में गेहूं उगाता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए अपने खेतों में गेहूं या फिर गन्ना में उगा रहा हूं, तो जो भी मैंने गेहूं मान लीजिए अपने खेतों में उगाया, तो ये जो गेहूं मैंने अपने खेतों में उगाया, अब इसका जो मेरा प्राइस मान लीजिए, मेरी जो कॉस्ट आ रही है, ये इसको उगाने की 15 रुपए आ रही है मेरे गेहूं का उगाने की, ठीक है। अगर मार्केट में यहां पर मैं गेहूं सप्लाई करता हूं, तो मार्केट में अगर मुझे यहां पर इसके 20 रुपए मिल रहे हैं, तो चलिए सही है, सेटिस्फेक्शन ये रहता है कि यार मेरा खर्चा निकल गया। 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उससे अपनी दुनियादारी देखेंगे, तो ये सही है। पर लेकिन अगर महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन यहां पर हो गया, मेरा गेहूं जो है वो 15 रुपए केजी की जगह ये 50 रुपए केजी मार्केट में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अच्छी खासी प्रॉफिट मुझे होने लगा, ठीक है। तो मुझे तो फायदा यहां पर होने लगा, पर लेकिन दूसरी साइड में जो खरीदने वाले हैं उनको यहां पर नुकसान होने लगेगा महंगाई बढ़ने की वजह से। तो उनको जो नुकसान होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पुअर हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो अमीर है वो तो खा लेंगे, पर लेकिन पुअर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री बोला नहीं 4+-2 इन्फ्लेशन रखना है, यानी कि जो महंगाई है वो 2 से लेकर 6 के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी को टारगेट इसीलिए दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए मुझे भी अपनी कृषि में जो खेती में लागत है उसका प्राइस मिलता रहे, और जो सामने भी अगर कोई खरीद रहा है उसकी जेब पर भी इतना इंपैक्ट ना पड़े कि वो उसको खरीद ही ना पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। तो मुझे भी यहां पर 20 से 25 रुपए मिलते रहे, और सामने वाले को भी यहां पर इसी भाव में अपना आराम से चीजें मिलती रहे, उसको भी ऐसा नहीं कि 50-60 रुपए पे करने पड़ रहे हैं उस चीज के। तो इसके चलते एक बैलेंस बनाना जरूरी है। इसीलिए महंगाई जो है अगर ज्यादा बढ़ेगी तो एक साइड में फायदा होगा, दूसरी साइड में नुकसान होगा। अगर ज्यादा घटेगी तो यहां पर मान लीजिए घटकर ये 10 रुपए केजी के हिसाब से मार्केट में बेचा जाने लगा, तो मुझे तो नुकसान हो गया, यहां पर मेरी तो लागत भी नहीं निकल रही है, पर लेकिन सामने वाले को फायदा हो गया, उसको तो सस्ते में मिल रहा है, जो भी गरीब है या फिर जो भी खाना चाहता है इसको। तो इस तरीके से तो जब उगाने वाले को ही नुकसान होने लगा, तो मैं क्यों उगाऊंगा यार, कोई और काम देखूंगा, मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं, मैं क्यों अपनी फैमिली को यहां पर इस दिक्कत में डालूं। मैं सोचूंगा चलो यार चल के कोई और काम कर लेते हैं, ठीक है, कोई और धंधा देखते हैं जिसमें कम से कम परिवार तो चलता रहे, तो कुछ ऐसा तरीका देखना पड़ेगा। तो इसके चलते अगर मैंने ये उगाना बंद कर दिया, अब ये सोचिए सबको खाना मिलना कहां से स्टार्ट होगा, खाना किसको मिलेगा यहां पर। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनना जरूरी है, ताकि इनको भी फायदा होता रहे और इनको भी फायदा होता रहे। और यही काम करती है हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो हमारी कंट्री में बैंक है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका काम ये रहता है कि एक बैलेंस बनाकर चलते रहे, ताकि दोनों तरीके से जो जनता है उसको नुकसान न हो। तो बैलेंस बनाना जिंदगी में हर जगह जरूरी है। अगर बैलेंस मेंटेन रख पाते हैं पढ़ाई के बीच में, रिलेशन के बीच में, अपनी हेल्थ के बीच में, तो ही आप लोग जिंदगी को आगे लेकर चल पाएंगे। तो असली दंगल जो है जिंदगी का, वो रियल जिंदगी है, ना कि एग्जाम है। अगर रियल जिंदगी में बैलेंस बना लिया तो एग्जाम में तो आप लोग बैलेंस बना ही लोगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। घाना के बारे में आर्टिकल लिखा गया है। घाना को अगर मैप में आप लोग देखना चाहते हैं तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हमारी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये हो गई अपनी कंट्री, यहां पर अपनी प्यारी कंट्री, यहां से ये हो गया यहां पर घाना, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसके बारे में यहां पर ये आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है। तो जो घाना है, घानियन सीडी इसकी करेंसी है, और एक्रा इसकी कैपिटल है, और ये इसका फ्लैग हो गया, और वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। तो घाना के बारे में क्या बात की जा रही है इसके बारे में बात करेंगे, पर लेकिन लेक आप लोग याद रखिएगा क्योंकि न्यूज में है। तो लेक वोल्टा, तो कहां पर है ये लेक वोल्टा, ये है घाना के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये इसकी कैपिटल होगी, और ये हो गया गल्फ ऑफ गुनिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग याद रखना। अब बात करते हैं घाना के बारे में। घाना जो है यहां पर ये बेसिकली मिलिट्री रूल रहा है इसमें 1992 तक, यानी कि 1992 तक मिलिट्री ने रूल किया इस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, और 1957 तक यहां पर कॉलोनियल रूल रहा है यहां पर, यानी कि एक तरीके से जो यहां पर अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया। ये सब अफ्रीकन एक कंट्री है। अब यहां पर इसके अंदर डेमोक्रेसी आई 1992 के बाद में, पर लेकिन जो डेमोक्रेसी आई, दो पॉलिटिकल पार्टी निकल कर आई, जैसे हमारी कंट्री में बीजेपी और कांग्रेस होगी, कभी वो इलेक्शन जीत जाती है तो कभी वो इलेक्शन जीत जाती है। पर लेकिन जो ट्रांजिशन होता है इलेक्शन जीतने के बाद में, उसमें कई बार उंगली करने की कोशिश की जाती है। कैसे? जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आ गई और वहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन वाली है वो आरोप लगाती है कि इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है। हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट आके बताता है तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, पर लेकिन ऐसी कंडीशन यहां पर चलती रहती है जो कि सही नहीं है। अफ्रीका में मोस्ट ऑफ द कंट्री आप लोग ऐसी नजर आएंगी जो एक बार पावर में अगर आ जाती है तो पॉलिटिकल ट्रांजिशन करने में उनके पेट में दर्द होता है, वो एक तरीके से पावर से निकलने के छोड़ने के लिए तैयारी नहीं होती है, तो इसलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अभी जो इलेक्शन हुए 7 दिसंबर को, ये काफी अच्छे थे, यहां पर पीसफुल इलेक्शन हुए यहां पर लेकिन फिर भी यहां पर कई सारी
जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ये बोल दिया कि नहीं इसमें धांधलेबाजी हुई है, ठीक है, ये सही इलेक्शन यहां पर नहीं है। तो स्मूथ हैंडओवर जो पावर का वो देखने को मिलता है, उसके अंदर दिक्कत निकल कर आती है। इसी के साथ में यहां पर जो ये है कोका और गोल्ड की काफी अच्छी यहां पर ट्रेडिशनल आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। तो इसके चलते अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में कुछ चीजें उगाई जा रही हैं तो करप्शन भी देखने को मिलता है, तो ये भी कई बार मुद्दा बनता है इलेक्शन के टाइम पर। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, जो राइटर ये बोल रहे हैं कि जो अफ्रीकन यूनियन आजकल में आप लोग देखते हो ना, उसमें काफी बड़ा रोल रहा है यहां पर इसका, जो कि यहां पर हम लोग बात करें घाना का। और आज की डेट में पेंडेमिक के चलते जो सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रही है, वो उस टाइम पर अगर ऐसी सिचुएशन यहां पर निकल कर आ रही है कि आप लोग पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर लड़ रहे हो, तो ये अनरियलिस्टिक है। करंट सिचुएशन को समझते हुए आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कैसी कंडीशन बन रही है और एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह अफ्रीकन कंट्री एक छोटा सा ओवरव्यू इसके बारे में था, जो कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और आर्टिकल है यहां पर छोटा सा, ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये है जेएनयू के बारे में। तो राजीव जो भार्गव है, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, और ये जेएनयू के अंदर टीचर भी रहे हैं, ठीक है। तो टीचर रहे हैं ये 1980 से लेकर 2005 तक का। और इनके द्वारा ये बोला जा रहा है जो यूनिवर्सिटी है ना जेएनयू, उसकी काफी अच्छी बढ़ाई इनके द्वारा की जा रही है कि जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लोगों को छोटा इंडिया यानी कि मिनी भारत आप लोगों को वहां पर नजर आ जाएगा। ये छोटा सा भारत आप लोगों को वहां पर नजर आ जाएगा उस यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि वहां पर जो एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की जाती है, ये उसकी सुंदरता दिखाता है। वहां पर आप लोगों को एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन नजर आएगा। वहां पर बच्चों को बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जाता है एक तरीके से बैठाकर कि जो बच्चे वो पढ़ रहे हैं, और एक तरीके से इतने शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चे वहां पर कि जो उनको टाइम का भी पता नहीं चलता है। जब ये टीचर क्लास लेते थे वहां पर कि टाइम कब में निकल गया, जैसे आप लोग क्लास लेते हैं ना, कई सारे बच्चे बोलते हैं सब क्लास कब में निकल गई पता नहीं चल रहा है। तो इसमें पूरा श्रेय मुझे नहीं जाता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं कि मुझे पूरा श्रेय जाता है, नहीं, आप लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हो, आपको काफी बड़ा श्रेय जाता है। मान लीजिए मैं कितना भी अच्छा पढ़ाता रहूं, यहां पर आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब रह गया, आप लोग क्लास छोड़ छोड़कर निकल लोगे। तो ये एक तरीके से दोनों की साइड से एक जो कनेक्शन बनता है दोनों के बीच में, वो यहां पर अच्छे से क्लास को मेंटेन रख पाता है। और वो कनेक्शन बताया गया इनके द्वारा जेएनयू में मुझे सबसे ज्यादा शानदार देखने को मिला, जो जब मैं वहां पर टीचिंग कर रहा था। तो ये राइटर यहां पर बोल रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, बच्चे जो है वहां पर प्रॉपर वे में डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, और यहां पर हर एक सोसाइटी के बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पूरी कंट्री के लोग नजर आएंगे आप लोगों को, काफी सारी महिला, काफी सारे इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है वो आप लोगों को नजर आएंगे, कास्ट के बेस पर भी आप लोगों को जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का वो देखने को मिलेगा, यानी कि गरीब, वुमेन, पिछड़ा तबका, अलग अलग लेवल के, अलग अलग इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के लोग, हर एक लेवल के आप लोग यहां पर पर्सन नजर आएंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो बोली गई है, जेएनयू के अंदर जब इलेक्शन होते हैं यहां पर प्रेसिडेंट्स के लिए, तो उसके अंदर काफी अंदर एक डेमोक्रेटिक एक पैटर्न देखने को मिलता है। यानी कि जब इलेक्शन कंडक्ट यहां पर कराए जाते हैं तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कोई करप्शन देखने को मिल रहा है। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं यहां पर, जो अपना एक तरीके से जो स्टूडेंट लीडर होते हैं, वो अपनी अपनी बात यहां पर रखते हैं और उसके बेस पर डिबेट डिस्कशन करते हैं। फालतू में कोई उल्टा सीधा खर्चा नहीं किया जाता है, एक प्रॉपर माहौल यहां पर देखने को मिलता है। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पॉलिटिक्स गंदी चीज है? अगर आप लोग इंटरव्यू में बैठे, क्या पॉलिटिक्स गलत चीज है? तो भूलकर भी गलत मत बोलिएगा इसको, क्योंकि उसी सिस्टम में आप लोग काम करने जा रहे हैं और ये गंदी हो भी नहीं सकती यार, इसकी वजह से सर्वाइव कर रहा है देश। तो पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, इसको रूल करने वाले जो लोग हैं उसके अंदर दिक्कत होती है। वही ना, संविधान गलत नहीं है, संविधान को इंप्लीमेंट करने वाले लोगों की अगर मनसा अच्छी है तो संविधान के गलत और सही होने से फायदा नहीं पड़ता है। अगर कितना भी गलत संविधान क्यों ना हो, इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे हैं तो उसमें से अच्छाई ढूंढ ही लेंगे। और कितना ही अच्छा संविधान क्यों ना, इंप्लीमेंट करने वालों की अगर नियत सही नहीं है तो वो उसको ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे ही नहीं। तो ये बातें आप लोग इसके बारे में यहां पर याद रखिएगा। तो इनके द्वारा एक काफी अच्छा एक इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, पर इंडिपेंडेंट तरीके से जो डिबेट डिस्कशन होता है, कई सारी जो लीडर यहां से निकल कर आए हैं, उसका बेसिक रीजन ये कि बिल्कुल ओपन माइंडेड लोग यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है, तो कुछ ऐसे तत्व भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए अगर बात करें पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है, तो कुछ गलत चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है इंस्टीट्यूशन में और जो गवर्नमेंट के बीच में, ज्यादा इंटरफियर भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल है। बाकी आप लोग की क्या राय है जेएनयू के बारे में? अगर आप लोग कोई जानने वाला पढ़ता है या फिर आप लोग भी जेएनयू में रहे हैं, आप लोग जेएनयू से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग की क्या राय है, क्या विचार है इसके बारे में? आप लोग अपना विचार जरूर प्रस्तुत कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर ये डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया तो हम लोग देख रहे हैं, पर लेकिन डिजिटल भारत क्या आप लोग देख रहे हैं? डिजिटल भारत यानी कि गांव में इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए पीएम वाणी स्कीम स्टार्ट की गई हमारी कंट्री में। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी 9 दिसंबर को लॉन्च किया गया, तो डायरेक्ट फुल फॉर्म तो कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये
यहां पर जो काम कर रहा है, तो ये वाईफाई नेटवर्क पब्लिक डेटा जो ऑफिस एग्रीगेटर है, एक तो पीडीओए, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पब्लिक जो बेसिकली पब्लिक लेवल में वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करा रहेंगे, तो ये पीडीओ देखने को मिलेगा। ये एग्रीगेटर है, ये ऑफिस है यहां पर, ठीक है। ये ऊपर रहेगा इसके, ये नीचे रहेगा। इसी के साथ में लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री में आप लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है वो भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। पब्लिक वाईफाई मतलब क्या है, आप लोग बोलेंगे कि यार इंटरनेट तो आज के डेट में हमारे मोबाइल में वैसे भी है, हम लोग वैसे भी यूज कर लेते हैं। तो यहां पर आप लोगों को फंडा पता है क्या नजर आएगा, मोबाइल आप लोगों का वही रहेगा, उसके अंदर आप लोगों को एक ऐप डालना होगा, वो ऐप डालते ही आप लोग इंटरनेट यूज कर पाएंगे यहां पर, ठीक है। क्या हो गया, तो ये ऐप आप लोग यहां पर इसको यूज कर पाएंगे, तो उसको ऑन कर आप लोग उसको यूज कर पाएंगे। यानी कि पब्लिक एरिया में आप लोग को वाईफाई देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब जहां पर नेटवर्क भी नहीं होगा वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर पाएंगे, अपने फोन के हिसाब से नहीं। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उस एरिया में जो लोकल नेटवर्क होगा उससे वाईफाई आप लोगों को मिलेगा। तो ये ऐप जो होगा वो डाउनलोड आप लोगों को करना है। तो उसके बारे में पूरा प्रोसीजर बताने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी चाय वाले की दुकान पर खड़े हैं, किसी आप लोग मोहल्ले में कोई पान वाले की दुकान पर खड़े हैं, तो कहीं पर भी आप लोग किसी राशन वाले की दुकान पर खड़े हैं, तो वो यहां पर आप लोगों को पीडीओ नजर आएंगे, उनको यहां पर सर्विस प्रोवाइड कराने का लाइसेंस दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह कि वाईफाई जो है अब यहां पर ऑलमोस्ट एवरीवेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन हिदायत यह है जो कि आप लोगों को सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कभी भी पब्लिक वाईफाई मोबाइल फोन में इंटरनेट जो पैसा ट्रांजैक्शन के लिए या दूसरी एक्टिविटी के लिए नहीं करना है, अपने लिए यूज आप लोग कर सकते हैं। नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनके द्वारा बोला गया कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग बना सकते हैं अगर 2025 तक हम अपनी कंट्री में लोगों तक जो इंटरनेट डिजिटल सर्विस को हम लोग प्रोवाइड करा पाए, यानी कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि ट्राई के द्वारा बोला गया कि 54% के करीब जो इंडियन पॉपुलेशन है यहां पर वो आज के दिन में इंटरनेट एक्सेस कर रही है, तो इसको बढ़ा सकते हैं तो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वे बोलता है कि 20% ओनली पॉपुलेशन जो है वो एबिलिटी है इंटरनेट यूज करने की। ये लाइन मुझे काफी अच्छी लगी, यानी कि लोगों के पास में इंटरनेट तो है पर लेकिन कई सारे लोग उसको यूज करना नहीं जानते हैं। बिल्कुल ऐसे इसके पास में फोन तो है पर लेकिन वो फोन उनको बर्बाद कर रहा है, कहां पर उसको यूज करना है आज के दिन में, कहां पर उसको सही से इस्तेमाल करना है वो नहीं जानते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही से इस्तेमाल करते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे हैं शाम तक आते आते यार 2 जीबी था, आज तो 1 ही जीबी खत्म हुआ है, मतलब 1 जीबी और खत्म करना है, मूवी देख लेते हैं। मतलब ये क्या तरीका हो गया, टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है वो नहीं देखोगे, तो ये यहां से निकलना पड़ेगा थोड़ा सा। इंडिया के बारे में बात करें तो रूरल इंडिया में जो है वो हाफ इंटरनेट पेनिट्रेशन है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, यानी कि गांव में आज की डेट में भी इंटरनेट का पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इसी के साथ में जो यहां पर बात की जा रही है ट्वाइस एज मेनी एज यूजर जो एक्सेस करें इंटरनेट को 1 से वीक, यानी कि हमारी कंट्री में गांव वाले एरिया में ऐसा नहीं है कि रेगुलर इंटरनेट यूजर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आज की डेट में भी ऐसा भी एरिया है हमारी कंट्री में जहां पर ओनली 2 बार मैक्सिमम ये इंटरनेट को यूज कर पाते हैं एक हफ्ते के अंदर। तो ऐसा भी एरिया है जहां पर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड प्रॉपर वे में नहीं है। उमंग ऐप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि एक ही जगह आप लोगों को लगभग 194 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारी थीम्स वगैरह, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी लगभग इतने सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 2084 के करीब सर्विस मिल जाती है एक अकेले मोबाइल ऐप पर, जिसको उमंग बोला गया है। पर लेकिन ये तो उनके लिए ना जहां पर इंटरनेट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर डिजिटल पॉवर्टी है, उनके पास में इंटरनेट ही नहीं है, तो उनके लिए तो सारी सर्विस बेकार हो गई, उन तक तो ये सर्विस पहुंच ही नहीं रही है। तो ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर अपनी कंट्री में हम लोग बात करें इंटरनेट के बारे में तो 99% जो ऑल इंडियन एक्सेस है इंटरनेट का वो मोबाइल में, उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये इंटरनेट यहां पर इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट की बात कर रही है। तो 99% जो लोग हैं वो मोबाइल किससे यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं मोबाइल से इंटरनेट यूज कर रहे हैं। हर एक इंसान के पास में आप लोगों को लैपटॉप या टैबलेट नजर नहीं आएगा। 88% के करीब जो है वो आज के दिन में 4G नेटवर्क को यहां पर यूज कर पा रहे हैं। तो सिचुएशन जो है कनेक्टिविटी की कई जगह आप लोगों को लिमिटेड नजर आएगी, ठीक है, तो उसको आप लोगों को सही लेकर चलना है। ओवरलोडेड भी नजर आती है कई जगह, ठीक है, कई जगह स्पीड की क्वालिटी काफी बैड देखने को मिलती है, इंटरनेट एक्सेस प्रॉपर नहीं हो पाता है। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो प्रॉपर वे में नहीं देखा जाता है, इंटरनेट सही नहीं है, तो इनके ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन से एक्टर हैं यहां पर जो कि आप लोग यहां पर समझना है, तो ये यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से आप लोग इनको लेकर चले हैं। पब्लिक डेटा ऑफिस जो है यहां पर कोई पान वाला दुकान हो गया, कोई ग्रोसरी वाला एरिया हो गया, कोई आप लोगों को चाय वाले की दुकान पर, यहां पर इनको इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराई जाएगी। ये यहां पर रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे स्मॉल शॉपकीपर, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव साधन हो गया यहां पर, ठीक है। उनको रजिस्ट्रेशन पीडीओ जो है विल नॉट रिक्वायर टू रजिस्टर, ऑफ एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसके ऊपर कोई बटन नहीं डाला गया है। यानी कि जो यहां पर मेन रहेगा वो रहेगा
TDOA, ये एग्रीगेटर जो है ये यहां पर बैंडविड्थ खरीदेगा और ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा। तो यहां से नीचे फिर ये जाएगा PDOs के पास में, ठीक है। तो ऊपर वो है, ऐप डाउनलोड करना है, एक्सेस पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा जिसके बेस पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। पहले बोला गया कि वन टाइम पासवर्ड रखेगा इसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम भी कई सारे लोगों को आती है कि यार OTP आएगा उसको देखेंगे, तो लोगों को पता नहीं है। तो बोला गया कि eKYC कर देते हैं, सबका आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं, उससे आप लोग आराम से यूज कर पाएंगे। और भारत नेट जो हमारी कंट्री पंचायत को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, उसके थ्रू भी आप लोग लेकर चल सकते हैं, जाकि ये इतना इजी हो जाए, इससे चाय पी रहे हैं ना आप लोग, उतना ही इजी इंटरनेट यूज करना हो जाए। तो ये तरीका यहां पर समझने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन कई सारे कंसर्न भी है। वाईफाई सपोर्ट 15 एयरपोर्ट अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर, तो कई सारी चीजें देखने को मिलती है। एक तो प्राइवेट जो लोग हैं ना, प्राइवेट डेटा को ज्यादा सिक्योर नहीं रख पाते हैं, कहीं भी जाकर कुछ भी खोलकर बैठ जाते हैं, तो इसके चलते उनका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे मिलता है। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीजें समझनी पड़ेगी। दूसरा बोला गया है, जो ट्राई के द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट है उनके द्वारा बोला गया है कि इसीलिए डेटा लोकली होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने अपना डेटा इंटरनेट पर डाला और वो यूएसए में जा रहा है वो सारा डेटा, तो डेटा अगर लोकली रहेगा तो हम लोग कम से कम उसको सिक्योर रख पाएंगे थोड़ा सा, जब तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारी कंट्री में नहीं आ जाता है। तो पीएम वाणी जो है वो इंप्लीमेंट तो किया जा सकता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करेगा, गांव के एरिया में से, शहरों के एरिया में से गांव के एरिया में लेकर जाएगा, गेम चेंजर होगा। पर लेकिन प्राइवेसी वाला इशू भी यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो लोग जानते नहीं है कि उनको भी आप लोगों को ढंग से चीजों को समझाकर चलना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो अच्छा आर्टिकल था, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट यहां पर मैंने आप लोगों को कल ही ये डिस्कशन किया था काफी डिटेल में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, जो कि 5वें नंबर का प्रस्तुत किया गया। बाकी के 4 जो है वो कब कब प्रस्तुत किए गए उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो रिवीजन एक बार कर लीजिए। तो सबसे पहले तो बात की जा रही है जो वायलेंस देखने को मिलता है, कर्नाटक में 55% के करीब जो वुमेन है वो एक्सपीरियंस करती है, जो यहां पर हस्बैंड के द्वारा कोई उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं, पिटाई की जाती है, दारू पी के वो सब दुनियादारी। तो यहां पर कर्नाटक काफी टॉप पर चल रहा है। बाकी यहां पर अगर देखें तो ये आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है 2015 से लेकर 16 तक का क्या कंडीशन है, बैंक अकाउंट किन किन के पास में उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। चाइल्ड मैरिज कहां पर देखने को मिलता है, तो चाइल्ड मैरिज के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। बिहार, वेस्ट बंगाल में यहां पर काफी लार्ज स्केल पर चीजें देखने को मिलती है। मोबाइल फोन यूजेस के बारे में पहली बार यहां पर डेटा निकल कर आया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैंने कल भी आप लोगों को डिटेल में समझाया था। ये भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पर, अगर आप लोगों को देखना है इसको थोड़ा सा डेटा को, तो इसको भी आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। क्वेश्चन है अब आप लोगों के सामने आज का, गल्फ ऑफ एदन के बारे में पूछा था, तो बोला है गल्फ ऑफ एदन जो है यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये आप लोगों को गल्फ ऑफ एदन जो है ये यमन नॉर्थ में देखने को मिलेगा, यमन अरेबियन जो सी है वो ईस्ट में देखने को मिलेगा, जिबूती वेस्ट में देखने को मिलेगा, सोमालिया लैंड साउथ में देखने को मिलेगा। यहां पर है गल्फ ऑफ एदन। तो एक बार देख लीजिए गल्फ ऑफ एदन कहां पर है, तो ये हो गया गल्फ ऑफ एदन, ठीक है। तो ये हो गया यमन, ये हो गया सोमालिया, ये हो गया जिबूती, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। अरेबियन सी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, स्क्रोटा जो यहां पर ये यमन के अंदर जो आइलैंड आता है ये भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि नॉर्थ वेस्ट में ये कनेक्टेड है रेड सी के साथ में, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट के साथ में कनेक्टेड है रेड सी के साथ में, तो ये है यहां पर, इसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगी, तो आंसर इसका सी हो गया, दोनों की दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर आप लोगों के सामने आज का डिस्कशन। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका फायदा उठाया होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो। तो कैसा रहा लेक्चर, इसके बारे में अपना जरूर एक फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक ही ऐसी चीज है जो आप लोग मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और 2 तरीके हैं, वीडियो को डिसलाइक कीजिए पसंद नहीं आ रहा है, लाइक कीजिए पसंद आ रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसके बारे में जरूर बताइए और चीजें शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।